अब एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। तो इसमें मैं आपको पहले आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा और आरबीआई आईएएस गेट जैसे एग्जाम में कहाँ कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको करना चाहिए। एक पहली ही बात मैं बता देता हूँ कि जो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कोई नॉइस आ रही है या कहीं पर मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मतलब गलत बोला है, तो आप कमेंट करके उसको बता दीजिएगा जिससे कि मैं वो नेक्स्ट वीडियो में सही कर लूँगा। अगर कोई फार्मूला एरर हो गया हो या कुछ हो गया हो, क्योंकि ह्यूमन एरर तो हो सकती है। और कोई भी अगर बाय द वे आसपास में ऐसी नॉइस आ रही है जो आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद ये है कि मैं आपको जल्द से जल्द टॉपिक कवर कर दूँ, जिससे कि क्योंकि अभी गेट का पेपर होने में अभी 1 महीना पूरा लगभग में है, तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और कोई भी टॉपिक जब समाप्त होगा, जैसे विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन या हॉटलिंग टी स्क्वायर, तो आप देखोगे कि मैं उसके जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा, उसके बाद में मैं आपको एग्जाम्पल उससे रिलेटेड जरूर कराऊंगा जो आरबीआई गेट या आईएसएस जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो आईएसएस पे है, बट चूंकि आईएसएस का इतना सिलेबस है कि उसको कवर करते करते आप देखोगे कि आरबीआई गेट जैसे एग्जाम भी आप कवर कर ले जाओगे। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस सिंपल सी बात है। यूनिवेरिएट आपने पढ़ा होगा, फिर बाई वेरिएट पढ़ा होगा, फिर ट्राई वेरिएट पढ़ा होगा। अब उसी तरह से मल्टीवेरिएट है, तो मल्टीवेरिएट नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल मतलब अभी तक आप यूनिवेरिएट में सिर्फ एक्स लेकर के काम करते थे, फिर बाई वेरिएट में आपने देखा होगा कि एक्स वाई लेकर के काम करते थे, ट्राई में 3 x1 x2 x3, इसी तरह से इसमें एन वेरिएबल तक वर्क होता है और इसमें पी डायमेंशन भी वर्क करता है। अब वो मैं आपको जब टॉपिक समझाऊंगा तब अच्छे से समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा कि उसमें मैं आपको जो जो भी ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, तो उसमें से बाद में मैट्रिक्स कैसे बनती है, तो मैं उसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले जब आगे की चीज़ें मैं कराऊँ। सेकंड जो हमारा है मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, फिर बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, उसी तरह से मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद में विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपने वहाँ पे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर हम आपको विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएंगे। फिर हॉटलिंग टी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये बेसिकली बात करता है कि जब आपने वहाँ पर देखा होगा कि मतलब इससे पहले वहाँ पर बोलने का मेरा अर्थ ये है कि जब इससे पहले आपने अगर पढ़ा होगा, तो यूनिवेरिएट में 2 मीन्स थे, उनको कंपेयर करते थे, वही वही यहाँ पर भी करेंगे, बट यहाँ पर चूंकि पी डायमेंशन पर वर्क करना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फिर कोरिलेशन पढ़ा होगा वहाँ पर। अब यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल कोरिलेशन इसके लिए कैसे फाइंड होता है। देन इसके बाद में प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस आप पढ़ोगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है कि बेसिकली ये बताता है कि कोई भी डेटा हमारा दे रखा है जिसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, उसके बाद में सपोज कोई एक डेटा आपको मिला और आप उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट आप देखोगे कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा उस पूरे होल डेटा पे इम्पैक्ट नहीं होगा। तब उस केस में आप क्या करोगे कि पीसीए का यूज़ करोगे। उस वो क्या करता है, जैसे सपोज आपने 10 वेरिएबल ले लिए और उनको एनालिसिस किया, तो अगर बाद में उस पर अगर आपने पीसीए लगाया, तो पीसीए क्या करता है कि जैसे बाद में जो आपने 10 लिया था, 10 डायमेंशन, वो 10 डायमेंशन जो तुम्हारे हैं वो एक या दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, या एक दो में आपको होल डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बेसिकली करता है कि डायमेंशन को कम करता है। देन इसके बाद में डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। देन इसके बाद में कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। देन इसके बाद में आपने पढ़ा होगा एनोवा, उसी का एक्सटेंशन कह लो, तो वो है हो गया हमारा मनोवा। देन इसके बाद में फैक्टर एनालिसिस देखेंगे। ये बेसिकली, और ये पूरा जितना भी यहाँ पर हो रहा है वर्क, ये ज़्यादातर आप देखोगे कि जो हमारा मीन होता है और जो हमारा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होती है, बस उसी पे ही वर्क किया गया है। तो ये सारा मैं आपको जब समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा भी। देन इसके बाद में क्लस्टर क्लस्टर आपने, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि क्लस्टरिंग करते हैं कि सपोज एक जो ग्रुप है वो एक जैसा ग्रुप है, उसका एक क्लस्टर बना लिया, दूसरा इसी तरह से क्लस्टर अलग अलग क्लस्टर क्लस्टरिंग करते हैं। तो वो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर समझ में आएगा। अब इसमें मैं आपको कुछ ये आप समझ लो कि 10 से 11 टॉपिक हैं, कुछ अगर जो बाद में इसमें मतलब रह गया होगा तो उसको मैं अलग से समझाऊंगा इसी के अंदर, बट जितना मुझे आइडिया है कि बस इतना ही आपका पूरा टॉपिक है। अच्छा, अब इसमें मैं देखता हूँ आपको और बताता हूँ, जिससे बाद में आप जब देखोगे कि आईएसएस के लिए अगर आप कोई क्योंकि सिंपल सी बात है, जो ये प्लेलिस्ट बनेगी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की, ये सभी के लिए है, चाहे वो आरबीआई आईएसएस या गेट कोई भी एग्जाम दे रहा हो। तो जैसे बाद में मैं मान लेता हूँ कि कोई अगर जो बाद आईएसएस के लिए पढ़ रहा है तो वो देखेगा, वेटेज देखेगा,
तो जो हमारा फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन जो मैं इसमें बताऊंगा ये बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप इस तरह से मान लो कि इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये आपको अगर आइडिया होगा पेपर फोर्थ में ये 100 नंबर का आता है पूरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उसमें से देखोगे कि 55 से 60 नंबर के बीच में बस यही दो टॉपिक, एक ये टॉपिक और एक ये टॉपिक कवर कर लेता है। ठीक उसी तरह से नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉटलिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। और देन इसके बाद में मल्टीपल कोरिलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो 1 से लगा करके ये जो 8 तक मैंने आपको बताए हैं, इसमें से आप ये समझ लो कि ये 8 नंबर वाला अगर टॉपिक आप जब पूरा पढ़ोगे, आपको लगे कि आप कर ले जा रहे हो चीज़ें इतने से, अगर ये 1 से 7 तक अगर आप कहीं पर भी कोई भी अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर आप भूल नहीं रहे हो, तो एक टॉपिक आप देखोगे कि आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा, कि मतलब जरूरी नहीं करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप पर डिसाइड करना पड़ेगा। बट अगर कोई आरबीआई के लिए अगर कर रहा है तो वो देखेगा कि आरबीआई क्या कर रहा है, कि आरबीआई इसका एडवांस वर्जन मतलब दे रहा है। वो एडवांस वर्जन क्या है, जैसे ये एक टॉपिक और ये एक टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब आरबीआई के लिए। देन इसके बाद में देखोगे कि ये टॉपिक, देन फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आरबीआई पूछ रहा है। खास करके हॉटलिंग टी स्क्वायर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और जो हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस है यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। बट अगर जो बाद में अभी गेट का जो पेपर अगर कोई दे रहा होगा तो वो उसने नोटिस किया होगा कि उनका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है। उसमें बस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विसार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, हॉटलिंग टी स्क्वायर और मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बस यहाँ तक ही उनका पूरा टॉपिक हो गया। मतलब 4 टॉपिक बस पूछ रहा है। हालांकि अदर भी टॉपिक हैं, जैसे बाद में रिग्रेशन आप देखोगे, उसमें तो मैथ भी पूछी जाती है, तो वो अलग चीज़ है। मैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे बाद में मैं अभी जो इसी में मैं आपको आगे जब समझाऊंगा, अभी जो स्टार्ट करूंगा वो स्टार्ट ये करूंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स आपने पढ़ तो रखा होगा, बट मैट्रिक्स का मैं यहाँ पर आपको यूज़ बताऊंगा। ट्रेस क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और जो भी इसके अंदर आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो समझ लो कि ये वाला जो इस वाले वीडियो में ही या तो ये टॉपिक मिलेगा या तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा उसमें आप देखोगे कि आपको पूरा जितना भी ये मैट्रिक्स का पोर्शन है ये मैं पहले कवर करूंगा, क्योंकि ये हर जगह पे यूज़ होगा। तो मैं बार बार वहाँ पे ना लिख करके एक बार में ही मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। कोई भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हो तो सिंपल सा रूल तो यही है कि जो ये मैट्रिक्स का वीडियो और जो इंट्रोडक्शन और ये जो आप मतलब देख रहे हो सिलेबस, तो ये तो मतलब कंपलसरी है आपके लिए। देन उसके बाद में आप चीज़ें, अगर आपको चीज़ें बाद में किसी को मैट्रिक्स की हर एक कॉन्सेप्ट उसको आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो करे। बट इन जनरल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता है तब क्या होना चाहिए, तो वो मैं बेस्ट वे आपके लिए लेकर के आया हूँ। अच्छा, अब इसमें मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो मैट्रिक्स, मैं कोई ये समझ लो, आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको कोई टॉपिक जब मैट्रिक्स में लिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ तो उसमें मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा। डेप्थ इन सेंस कि मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि कैसे वर्क करता है, और ये नहीं बताऊँगा कि मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाना, क्योंकि हमारा सिर्फ इसका रोल है, ना कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यहाँ से कुछ। तो हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स, फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं मैट्रिक्स की। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। मैट्रिक्स देखो, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या नहीं है? सपोज 2 0 ले लो या 4 ले लो या 3 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये अगर बाय 2 × 2 का अगर बाय बना है, मतलब अगर इन जनरल में अगर लिखे तो P × P, मतलब जो यहाँ पे वो अगर यहाँ पे है तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, अगर जो बाय द वे P क्रॉस, या इसको P क्रॉस ना करके M × N अगर जो बाय द वे है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
अब ये कैसा होगा इसका जरा हम देख लेते हैं। जैसे सपोज ये कुछ इस टाइप का 1 3 4 7 8 9, तो इसका अगर जो बात में आप डायमेंशन चेक करोगे, और डायमेंशन कैसे पता करते हैं ये भी देख लो। ये भी बहुत लोगों को अगर जो बात में प्रॉब्लम करती है तो ये देख लें कि कैसे हम बता रहे हैं। ये हमारा होता है रो, ये हमारा होता है कॉलम। अब यहाँ पर अगर जो बात में देखो रो क्या होता है, इसके बाद में ये अगर आपने जब स्टार्टिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह से मैथ्स की बुक आती थी, या स्टैट्स में भी ये कुछ प्लॉट करने के लिए हम लोगों के पास मिलता है। तो देखो ये जो, एक मिनट मैं इसको हटा करके अच्छे से बना देता हूँ। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर जो बात में आप नोटिस करोगे तो ये R1 है, यही तो रो होती है, ये रो हो गई। ये R2 मतलब दूसरी रो, ये R3 ये तीसरी रो, और ये हमारी चौथी रो हो गई। इसी तरह से अगर जो बात में कॉलम अगर आप चेक करोगे तो ये जो इस तरह से लाइन बनी होती है इसको हम कॉलम बोलेंगे। ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गई। तो ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। अब यहाँ पर अगर बात में आप देखोगे तो ये हमारा है R1 और ये हमारा है R2, और ये देखोगे अगर जो बात में आप, तो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो कितने कॉलम है? 2, तो 2 लिख दिया। और रो कितनी है? वो भी 2, 2 लिख दिया। अब इसमें अगर जो बात में आप देखोगे, एक ये रो है और एक ये रो है, और कॉलम अगर देखोगे तो C1 C2 C3। तो यहाँ पर अगर जो बात में, चूंकि मैंने ये रूल ये याद रखना है, रो पहले लिखी जाती हैं तो रो ये हो गया, कॉलम उसके बाद में लिखे जाते हैं तो 3। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और इस तरह से होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो हम देखते हैं, वेक्टर। अब वेक्टर बेसिकली क्या होता है वो जरा हम लोग देखते हैं। अगर जो बाय द वे मैं इसमें अगर जो बाय द वे मैं इसकी बात करूं, और अगर जो बाय द वे कोई B1 अगर लिख ले और वो कुछ इस तरह से लिखें 1 7, तो ये हमारा क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया। इसी तरह से अगर जो बाय द वे B2 अगर जो बाय द वे कोई लिख ले, ये देखो मैट्रिक्स से ही निकला है तो ये अलग कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये हमारा वेक्टर हो गया। देन अगर जो बाय द वे आप तीसरा अगर जो देखो तो ये हमारा अगर जो बाय द वे मान लेते हैं 4, और ये हमारा हो गया 9। अब अगर जो बाय द वे हम देखते हैं इसमें अगर जो बाय द वे देखो तो ये हमारा क्या हो गया? 2 क्रॉस 1 का हो गया। यहां पर भी देखोगे 2 क्रॉस 1 का हो गया, यहां पर भी देखोगे 2 क्रॉस 1 का हो गया। और चूंकि मैं अभी बता दे रहा हूं पूरे होल जितना भी मल्टीवेरिएट में पढ़ूंगा वहां पर मैं बार बार बता रहा हूं, समझना एक चीज को। मैट्रिक्स मैं लिखूंगा, चूंकि लिखने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं क्या फॉलो करूंगा वो जरूरी है, क्योंकि आप नोटेशन में जाकर के ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ। वो मैं यहीं पे कंफ्यूजन आपकी दूर कर रहा हूँ। अगर कोई मैट्रिक्स लिखी होगी, मैट्रिक्स कैसी होगी? मैट्रिक्स या तो 3 क्रॉस 2 की होगी, या तो 4 क्रॉस 4 की होगी, सपोज इस टाइप की। तो मैं इस तरह से लिखूंगा। लेकिन जब मैं वेक्टर कभी भी लिखूंगा तो उसके नीचे मैं इस तरह से साइन लगाऊंगा। तो ये साइन आपको याद रखना है, ये जरूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बहुत जगह आप देखोगे बुक्स आप जब फॉलो करोगे या कोई अदर टीचर्स से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर आप देखोगे कि हो सकता मे भी वो यहाँ पर इसको मैट्रिक्स के लिए, जब मैट्रिक्स वो लिख रहा हो तब वो हो सकता है वहां पर इस तरह से ले रहा हो, और जब वेक्टर लिख रहा हो तो वो सिर्फ इस तरह से लिख रहा हो। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट चूंकि मेरा अगर आपको लेक्चर फॉलो करना है तो वो उसका तरीका बस यही है कि ये हमारा रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा, या रैंडम वेक्टर को करेगा, सॉरी। तो रैंडम वेक्टर को ये इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, अब अगर जो बाद में हम इसमें अगर जो हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएं और इसको हटा देते हैं, तो चूंकि मैंने बोला है कि रैंडम वेक्टर को या वेक्टर को मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये हमारा कुछ हो गया। तो अगर जो बाद में मैं इस बी, चूंकि ये इसी के एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, तो अगर जो बाद में मैं इसको अगर लिखना चाहूं तो, और ये क्या है इसका डायमेंशन क्या है? तो ये हमारा 2 क्रॉस 3। देखो डायमेंशन मैंने गलत बोला है, ऑर्डर। ये हमारा ऑर्डर हो गया। अगर जो बाय द वे मैं इसको अगर जो लिखना चाहूं तो मैं इसको अगर जो बाय द वे ये ना लिख करके, सपोज आपको कुछ इस तरह से अगर किसी ने दे दिया B1 कॉमा B1 कॉमा B2 कॉमा B3, तो ये देखो ये बेसिकली अगर जो आप यहाँ पर इन वैल्यूज को अगर रखोगे तो बात वही है। अब मैं जो आपको बता रहा था वो देखो 2 क्रॉस 1 का हो गया, 2 क्रॉस 1 का हो गया,
2x1 का हो गया। अगर जो इन सबको अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो गया 1x3, क्योंकि 2 तो सब में सेम है, सेम तो 1 भी है, बट इसको जब मैट्रिक्स के फॉर्म में मतलब जब रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। अच्छा, और अगर जो बाय द वे इसी को अगर जो बाय द वे कोई इस तरह से अगर लिख देता है, टी लिख दे, या इसी तरह से इसको B1 डैश लगा दे, ये 1 है, तो इसको अगर जो बाद में लिखना है तो ये मतलब कह रहा है ये हमारा हो गया कॉलम वाइज और ये हमारा हो गया रो वाइज। तो रो वाइज अगर जो बाद में ट्रांसपोज मतलब ले लिया है तो ये 1 और ये 7 हो जाएगा। जो रो में था मतलब जो कॉलम में था वो अब हमारा रो में हो गया है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अच्छा, देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर जो बाद में मैं आपको समझाऊं, आपसे ये बोला जाएगा कि P इस तरह से लिखा होगा कुछ भाषा कि X इज ए P रैंडम वेक्टर। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं वेक्टर को बुक में हो सकता है आपको कुछ इस तरह से लिखा हो, बट उसको आप इस तरह से पढ़ना, फिर वेक्टर का साइन लगाना, चूंकि वेक्टर की बात की जा रही है। और P डायमेंशन का मीनिंग हो गया कि ये P×1 का बात कर रहा है, और ये हमारा हो गया x1 x2 डॉट डॉट xp। अच्छा, अगर जो बात है टू रैंडम वेक्टर की अगर बाद में बात करता तब क्या करते हैं, तब यही हम इस तरह से लिखते हैं x1 और x2। ठीक है, तो ये बस लिखने के तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर स्केलर। अब स्केलर कोई भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जैसे सपोज 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या सपोज वो बोल दे सी लिख करके और बोल देता है कि इज ए स्केलर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब अच्छा, ये करता क्या है बेसिकली, स्केलर जब भी होगा मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये 1×1 का ही होगा, इसी तरह से ये भी 1×1 का ही होगा। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो स्केलर हमारा हो गया। देन फोर्थ नंबर अगर जो बाद में मैं देखूं तो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह से आप समझोगे ये जरा देखो। और हाँ, जब मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स के अंदर कुछ इस तरह से चीज़ें चलेंगी, A11 A12, ये सपोज 3×3 की अगर मैट्रिक्स में लिखूं क्योंकि ये सबसे कॉमन है, तो A13 हो जाएगा। इसी तरह से A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, और इसी तरह से A33 होगा। ये कुछ जब नंबर्स नहीं दे रखे होंगे तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ हमारा इस तरह से होता है। इसको अगर जो बाद में आप देखोगे कि बहुत जगह ये कुछ इस तरह से भी लिखा होता है IJ। इसका मीनिंग क्या है कि I की वैल्यू आप रखते जाओ। अब I यहां पर क्या होगा, I बराबर 1 से लगा करके 3 यहां पर क्या अगर जो बाद में मैं मानूं, इसको अगर सपोज m मान लें और इसको सपोज n मान लें, तो ये हमारा m हो गया, और ये हमारा j बराबर 1 से 3, इसकी भी वैल्यू ये। जब भी ये आप स्टैंडर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 या इसी तरह से सपोज 10 तक जा रहा है, तो जितने भी मतलब आप ISS या कोई अदर एग्जाम वहां पर देखोगे कि बहुत जगह कभी कभी ये इस तरह से लिखा होगा, 1 से लास्ट 1 से स्टार्ट है, बीच में 1 इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है और 10 लिखा जाता है। इसका जो मीनिंग है वो यही है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये तरीके आपको बहुत ज़रूरी है कि पता हो। अच्छा, देन नेक्स्ट इसमें ही मैं आपको ट्रांसपोज में बता रहा हूँ। हाँ, इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका या तो ये लिखा होगा ट्रांसपोज ऑफ B, या तो इस तरह से लिखा होगा B डैश, या तो इस तरह से लिखा होगा
बी के ऊपर इस तरह से सी लगा होगा, या तो इस तरह से लिखा होगा बी के ऊपर टी लिखा होगा। ये कुछ भी अगर जो ऐसा कुछ लिखा है तो आप समझोगे कि उसका ट्रांसपोज करना है, वो किस तरह से क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज अगर जो बाय द वे आपसे अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज बी का अगर जो बाय द वे ट्रांसपोज अगर सपोज लिखना है तो कुछ नहीं करना है, जो आई जे लिखा था उसका ऑर्डर चेंज कर देना है, ये जे से आई लिख देना है। अब ये बेसिकली क्या हुआ है, ये जरा अगर जो बाय द वे मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये जरा देखो, ये क्या मैंने किया है, बस ऑर्डर को चेंज कर दिया है। ऑर्डर क्या चेंज किया है, अब अगर जो बाय द वे यहाँ पे करोगे तो 1 1 हो गया, मतलब A11, ये तो सेम है। जब जे की भी वैल्यू मैंने, अब इस तरह से समझो, ये हमारा रो है तो ये हमारा अब रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। तो जब हम, चूंकि हम फर्स्ट रो लिख रहे हैं, मतलब रो फर्स्ट लिख रहे हैं और कॉलम यहाँ पर C1 C2 C3, तो यहाँ पर अगर जो बाय द वे आप देखो तो सपोज अगर जो बाय द वे जे की वैल्यू हम 1 ले लें तो ये हमारा कुछ क्या होगा, A1J। अब इसको अगर जो, सॉरी, A1I हो जाएगा। अब आई की वैल्यूज बदलते जाएं, तो आई की वैल्यू अगर बाद में हम बदलें तो यहां पर क्या होगा, हाँ 1 मिनट, मतलब जो यहां पर ये थोड़ा समझ लो कि जो यहां पर रो में लिखा हुआ है वो यहां पर अब कॉलम में लिखा जाएगा। तो मतलब A11, अब मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूं तो ये इस तरह से होगा, A12 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे A13 हो जाएगा। देन इसके बाद में A21, मतलब नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में A22, देन इसके बाद में A23, देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा होगा A31, A32 और A33, ये हमारा हो गया। अब एक हम मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब अगर जो बाद में इसका अगर जो आपसे बोल दिया जाए ट्रांसपोज करने को, तो कुछ नहीं, जो ये रो में लिखा है उसको अब हम कॉलम में कर लेंगे। और ऑर्डर अगर इसका अगर जो बाद में हम देखें तो 2 × 3 है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा जस्ट रिवर्स, मतलब 3 × 2। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा और ये हमारा 4 5 6 हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ट्रांसपोज वर्क करता है कुछ इस तरह से। अब सिंपल सी बात है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसका ये आप बिल्कुल मतलब मत निकालिएगा कि इसका यूज नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए मैं चीजें करवा रहा हूँ। अब जरा देखो यहाँ पे, क्योंकि मैं वहां पर बार बार ये चीज लिखूंगा तो आपको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। और ये बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि आपको वीडियो बहुत लंबा लगेगा, बहुत सिंपल है। मतलब आप अगर बाद में मल्टीवेरिएट पढ़ना चाहते हो, आपने डिसाइड कर रखा है, तो बस जस्ट जिस दिन डिसाइड किया है, सिंपल सी बात है, उस दिन आप उसका पूरा सिलेबस देखो, कैसे क्या चीज़ें मतलब करनी है, मतलब कितने दिन में एक टारगेट भी बनाना है कि हाँ इतने दिन में मेरा टारगेट है कि मैं खत्म करूंगा। तो बस उसी दिन आपको ये सारा देख करके लिख करके, सब नहीं लिखना। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर जो बात ऊपर की चीज़ें मैंने बताई अगर आपको ये आता है तो सिंपल सा ये छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये भी लिखना है। बट हाँ, जो इस बात है, सपोज ये मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा, ये अगर आप लिख करके रखोगे तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगा। सपोज ये कोई ए हमारा मैट्रिक्स है, देखो जहां पर स्क्वायर होगा वहां पर मैं स्क्वायर बोलूंगा, जहां पर स्क्वायर नहीं होगा वहां पर आप ऐसा मानोगे स्क्वायर भी हो सकता है, और जो उसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है। तो जहां पर ऐसा होगा वहां पर मैं बोलूंगा, और जहां पर अगर कहीं गलत हो जाता है तो उसको कमेंट कर देना। तो अगर जो बाय द वे मैं किसी ए का एक बार अगर ट्रांसपोज किया है और उसका फिर से एक बार ट्रांसपोज कर दें तो ये हमारा बेसिकली ए ही देगा। हालांकि मैं सबका प्रूफ नहीं करूंगा, बट मैं इसका करा देता हूँ। जिसके बाद मैंने इसका एक बार कर लिया तो ये ए, और अगर जो बाद में इसका अगर जो बाद में ट्रांसपोज अगर मैं फिर से कर दूं तो ये जो लिखा हुआ है या कॉलम लिखा हुआ है, ये कॉलम है हमारा, तो ये अब हमारा रो बन जाएगा 1 2 3, और ये हमारा हो जाएगा 4 5 6, और ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा एक इक्वल ही आ गया। तो यही ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर जो बाद में ए, मतलब ए का ट्रांसपोज अगर ए हो जाता है, मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स सपोज मिल जाए जिसका हम ट्रांसपोज लें फिर भी वो वही रहे। अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स अगर जो बाद में आप सोच पाओ तो अभी चलो मैं आप थोड़ी देर के लिए सोचो इसको। देन क्या होगा, देन मैट्रिक्स ऑफ
ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ये है प्रॉपर्टी, हर जगह देखोगे ये यूज होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला तो आपको नोट करके ही लिखना है। प्रॉपर्टीज जरूर लिखना, क्योंकि ये मैं सिंपल सी बात है, मैं हर जगह यूज करूंगा तो वो आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत करेगा। अब ये ऐसा कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जिसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वो ए ही बचे? तो ये अगर आप एक एग्जाम्पल देखो, सपोज 1 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, और अगर जो बाद में आप इसका अगर जो बाद में ट्रांसपोज अगर लो, तो अगर आप देखोगे तो ये अगर जो बाद में मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 3, देन इसको लिखूँ 3 2, तो ये देखोगे हमारा ये हमारा ए ही बचा है। तो ये कुछ इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। ये आप नोट करके लिख लेना कि ये अगर आपको हर जगह यूज ना हो तो आप बताइएगा, बहुत ज़्यादा ये यूज होने वाला है। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इसके बाद में देखते हैं, देन इसके बाद में अगर नेक्स्ट अगर जो आप देखो कि जो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगी वो आर स्क्वायर। ये अब यहाँ पे देखो, मैंने सिंपल इसमें बताया था, ऐसा कुछ नहीं इसमें है। अगर जो बाय द वे स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो, या आप इस तरह से समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप उसी को बोल पाओगे जब आप देखोगे कि उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर हों, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, देन इसके बाद में हम नेक्स्ट अगर जो बात मूव करें, ये अगर जो बात इसका नंबर अगर हम नोट कर लें, 4th नंबर था।